हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जिसे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। इस टॉपिक को एग्जैक्टली यही कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की अगर डेवलपमेंट करना है तो ये डेवलपमेंट करने के लिए उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास एक तो चाहिए एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, या हम कहें इनकम चाहिए। ये इनकम अगर उस गवर्नमेंट के पास अगर आएगी तो ही वो एक्सपेंडिचर करेंगे, और ये एक्सपेंडिचर करने के साथ साथ ही उस कंट्री की ग्रोथ होगी। तो ये मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो सोर्सेस होते हैं, ये सोर्सेस गवर्नमेंट को टैक्स के साथ साथ ही मिलते हैं। तो ये एक मेनली सोर्सेस किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का होता है, जहाँ पे उसका इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ करना, और ये किस तरह से उसके क्या रूल्स होंगे ये टैक्स कलेक्ट करना, लोगों से उनसे टैक्स कलेक्ट करने की जो मेथड होती है, यहाँ कहे कि जो रूल्स होते हैं, इस रूल्स को ही यहाँ पे टैक्सेशन जो कैनन्स है, ये कैनन्स किस तरह से है और किस तरह से उस कंट्री की गवर्नमेंट ने ये जो फॉलो करे रूल्स, और उस कंट्री से अपना जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू उस गवर्नमेंट ने लेके उस कंट्री की ग्रोथ करना, ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन या कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है, जो दिए गए थे एडम स्मिथ के द्वारा। और इसमें यहाँ पे कई टाइप के बाद यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट ने इसमें चेंजेस करके और भी एडिट यहाँ पे कैनन्स किए हैं, जो किसी भी कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट कैनन्स या प्रिंसिपल माने जाते हैं। किसी भी कंट्री के लिए जो टैक्सेस है, ये टैक्स यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट स्टडी की जाती है पब्लिक फाइनेंस इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में। और ये पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है ये इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ये चलाने के लिए उस कंट्री के पास इनकम होना चाहिए। तो क्लासिकल व्यू यहाँ पे हमें कहता है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, और किसी भी फॉरेन जो अफेयरेंस होते हैं इसको इंटरफेरेंस ना करे। और जो मॉडर्न व्यू है, इकोनॉमिक्स कहते हैं कि यहाँ पे जो कंट्री है, ये कंट्री की वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के वजह से यहाँ पे उस कंट्री की यहाँ पे एक्सपेंडिचर बड़ी है, और ये फुलफ़िल करने के लिए उनको यहाँ पे इनकम जनरेट करना इम्पोर्टेंट है, जो आएगा टैक्स से कलेक्ट करने के साथ साथ। तो इस तरह से हम देखें, जो क्लासिकल व्यू है ये कहता है कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि कम से कम एक्सपेंडिचर करे और उस कंट्री की गवर्नमेंट को चलाए। बट यहाँ पे बदलते समय के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट ये नहीं मिल पाते हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अनइक्वालिटी, अनस्टेबल इकोनॉमी, इस तरह के कई यहाँ पे जो इशू होते हैं, ये इशू होने की वजह से ही यहाँ पे उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है ये पूरी तरीके से नहीं होती है, क्योंकि उस कंट्री के पास सफिशिएंट यहाँ पे इनकम नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करती और अपना डेवलपमेंट यहाँ पे करने में कम होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से हम देखें, जो पब्लिक फाइनेंस का जो मेन पार्ट है, ये हमें यही कहता है, यही स्टडी करता है, जो इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना है और एक्सपेंडिचर करना है, इसी को ही यहाँ पे मेनली पब्लिक फाइनेंस में स्टडी किया जाता है। पब्लिक फाइनेंस जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे 4 मेथड के साथ यहाँ पे स्टडी की जाती है, जहाँ पे फर्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड पब्लिक रेवेन्यू, थर्ड पब्लिक डेब्ट, और फोर्थ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इन 4 मेथड के साथ यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का स्टडी यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अपने कंट्री के अंदर किस तरह से यहाँ पे खर्च करे अपना डेवलपमेंट करने के लिए। सेकेंड पब्लिक रेवेन्यू यही कहती है कि एक्सपेंडिचर करना है तो ये एक्सपेंडिचर करने के लिए उस कंट्री की इनकम जनरेट होना इम्पॉर्टेंट है। थर्ड कहता है जब कंट्री की यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो यहाँ पे पब्लिक डेब्ट ये क्रिएट होता है, और यहाँ पे लोन लेके उस कंट्री की गवर्नमेंट चलाने को कंडक्ट किया जाता है। और फोर्थ है इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जहाँ पे उस कंट्री की यहाँ पे मैनेजमेंट करके इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे किस तरह से वे होगा ये स्टडी किया जाता है। फोकस किया जाए पब्लिक रेवेन्यू को, तो यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है पब्लिक फाइनेंस का, क्योंकि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को जो इनकम जनरेट होगी, ये पब्लिक रेवेन्यू ये किस तरह से उनका स्लैब यहाँ पे
बना है इस पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ पे उस कंट्री की जो वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट है इसे अपनाया गया है और इसके वजह से ही डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ती है। और अगर डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो उस कंट्री की एक्सपेंडिचर बढ़ती है और ये एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो उस कंट्री को ज़रूरत है उस कंट्री की इनकम और भी ज़्यादा यहाँ पे जनरेट करने की वजह बन जाती है। इस तरह से ये जो चार्ट है ये चार्ट और भी इजीली हमें बताएगा कि किस तरह से कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और ये समझने के लिए ये चार्ट हेल्पफुल होगा, क्योंकि टैक्स यहाँ पे उस कंट्री की जो गवर्नमेंट को मिलेगी ये चार्ट से ही पता चलेगा। क्योंकि ये चार्ट हमें कहता है कि टैक्स अगर आता है तो ये पार्ट बनता है पब्लिक रेवेन्यू का। तो ये सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू किस तरह से है, पब्लिक रेवेन्यू यहाँ पे दो मेथड के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, सेकंड होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स रेवेन्यू है इसको ही हम फोकस करेंगे, जहाँ पे उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और सेकेंड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसी तरह से हम देखें जो आज के इस टॉपिक में हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिसे ऐड किया जाता है फीस, फाइन, पेनल्टी, ग्रांट्स, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सभी का यहाँ पे स्टडी नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में किया जाता है। बट हम देखें हमारा जो टैक्सेशन है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे टैक्सेस में आएगा, जो टैक्स रेवेन्यू को ही एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। टैक्स के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, इन गवर्नमेंट उनके पब्लिक से ही यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो टैक्स होते हैं ये टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन सोर्सेस होता है इनकम का। प्रोफेसर डाल्टन कहते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ती है तो ये फुलफ़िल करने के लिए उस कंट्री को इनकम जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे उस कंट्री की जो लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है या हम कहें उनकी जो वेल्थ होती है, इनमें से एक ऐसी अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स के रूप में यहाँ पे कलेक्ट करती है जो डायरेक्टली बेनिफिट उसके बारे में उस टैक्स के बतौर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। और ये जो टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट करते हैं ये कंपलसरी उस कंट्री की जो पब्लिक होती है इनको देना होता है। एग्जांपल जो टैक्सेस का एग्जांपल होता है ये इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है। ये एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि ये टैक्सेस उस कंट्री की जो गवर्नमेंट यहाँ पे उस पब्लिक से लेती है और अपना इनकम जनरेट करती है। तो इन शॉर्टली हम कहें अगर किसी भी कंट्री की अगर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो इनकम जनरेट करती है ये इनकम जनरेट पब्लिक रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है ये 76% होते हैं जो टैक्स के बतौर यहाँ पे वो कलेक्ट करती है। और ये टैक्स ही यहाँ पे 76% का होता है जहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू यहाँ पे उनको गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा देती है जो इनकम उस कंट्री की बनती है। कैनन ऑफ टैक्सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले या हम कहें उसके जो प्रिंसिपल है इसको हम देखने से पहले हम देखें जो ये कॉन्सेप्ट देने वाले जो थे वो थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर बने थे। उनका बॉर्न हुआ था 1723 में और उनकी डेथ हुई थी 1790 में। उनको माना जाता है या उनको हम पहचानते हैं द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इन दोनों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडम स्मिथ को पहचानते हैं। उनका जो यहाँ पे माइलस्टोन बना था जो वेल्थ ऑफ नेशन था, जिसे पूरी तरीके से कहा जाता है एन इंक्वायरी इनटू द नेचुरल एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में पब्लिश किया था। इस बुक से ही ये माइलस्टोन बुक उनका एडम स्मिथ का बना था और इससे ही कई इकोनॉमिस्ट में आगे जाके उनके इस बुक से कई यहाँ पे प्रेफरेंस लेके अपने अपनी कॉन्सेप्ट अपने अपनी थ्योरी यहाँ पे डेवलप की है। इससे पहले वाले बुक्स में जो द थ्योरी ऑफ द मोरल सेंटिमेंट्स जो 1759 में पब्लिश की गई थी, ये नोटेबल वर्क उनके रहे हैं जहाँ पे ये दोनों बुक्स कई इकोनॉमिक्स को यहाँ पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल हुए हैं। जहाँ पे एडम स्मिथ एक इम्पॉर्टेंट ऐसे इकोनॉमिक्स बने हैं जहाँ पे उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है और उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिए थे, इसीलिए द फादर ऑफ कैपिटलिज्म उनको माना जाता है।
कैनन ऑफ टैक्सेशन हमें यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो उनको इनकम एक ऐसी अमाउंट यहाँ पे उस एक्सपेंडिचर करने के लिए बनती है जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स और गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्री होती है इनसे होने वाले जो प्रॉफिट होते हैं या हम कहें फ़ाइन हो, फीस हो, इनके यहाँ पे जो कलेक्शन है यही कलेक्शन उस कंट्री की गवर्नमेंट की इनकम बनती है और यही इनकम यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो हम ये माने कि ये समझे कि यहाँ पे जो टैक्स है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट माना जाता है, गवर्नमेंट का जो सोर्सेस है इनकम का माना जाता है। और इससे ब्रीफली हम समझे तो इसमें हमें यही समझ में आता है कि ये जो टैक्सेस है उस पब्लिक को लगने वाले गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस लगेंगे ये कंपलसरी होते हैं और ये इक्वली ट्रीटमेंट करते हैं और ये लोगों को यहाँ पे उनकी वेलफेयर या हम कहें उनके बेनिफिट और डेवलपमेंट गवर्नमेंट की से उस कंट्री की किस तरह से डेवलपमेंट हो इसको ही फोकस किया जाता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी कंट्री ने वेलफेयर स्टेट इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। और उसी के साथ हम देखें जो यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेनिफिट टैक्स को नहीं मिलता, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली यही जो टैक्स से कलेक्ट किया हुआ जो अमाउंट है ये लोगों की जो डेवलपमेंट है उसके ही लिए खर्च किए जाते हैं। बट जब किसी पर्सन से यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं तो उसके बेनिफिट से कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है। हिस्ट्री में अगर जाके हम देखें तो ये जो टैक्सेशन है ये किस तरह से मेथड को यहाँ पे अपनाया गया है हिस्ट्री में, तो हमें उसके कई ऐसे डेमो मिलते हैं जहाँ पे औरंगजेब ने अप्लाई किया था जिजिया टैक्सेस को, जहाँ पे एक हिंदू अगर होता है तो ये हिंदू होने की उसको पेनल्टी ये जिजिया टैक्स यहाँ पे औरंगजेब यहाँ पे अप्लाई करता था और यहाँ पे टैक्सेस किया करता था। ब्रिटिश अगर हम देखें उनका टैक्सेशन एक ऐसा बर्डन रहता था इंडियन लोगों के लिए जहाँ पे सॉल्ट हो, नील हो, कॉटन हो, इन सभी यहाँ पे जब प्रोडक्शन लिए जाएंगे इस पे इतनी भारी मात्रा से यहाँ पे टैक्सेशन लगाए जाते थे जहाँ पे कोई भी लॉजिकल यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होता था या कोई ऐसी मेथड नहीं होती थी जो एक बर्डन यहाँ पे उस फार्मर को लगता था। यही टैक्सेशन यहाँ पे ब्रिटिश रूलर ने यहाँ पे टैक्सेशन को अप्लाई किया था। बट यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अगर देखें जो एक ऐसी रूलर नहीं है जहाँ पे कंट्री अगर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो एक ऐसी इजीली और एक सिंपल ऐसी कॉन्सेप्ट को रखे जहाँ पे उसके कैनन्स क्या है, उनके प्रिंसिपल रूल्स क्या है, इसको और भी इजीली लोगों को अगर रखे तो ये और भी इजीली हो सकता है। और इसी को नज़र रखते हुए ही एडम स्मिथ ने 76 में वेल्थ ऑफ नेशन को दे के ये प्रिंसिपल ऑफ कैनन्स ये क्या एग्जैक्टली होते हैं और किस तरह से किसी भी कंट्री ने ये टैक्सेशन किस तरह से फॉलो करे और उस कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए 4 मेनली यहाँ पे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे। बट बदलते समय के साथ साथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने और भी यहाँ पे कई यहाँ पे कैनन्स यहाँ पे ऐड किए और इससे ही किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इसको फॉलो करके अपनी टैक्सेशन सिस्टम को यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश करती है। इस तरह से हम देखें जो एडम स्मिथ ने जो यहाँ पे 4 कैनन्स दिए थे टैक्सेशन के किस तरह से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और इसी को हम पहले फोकस करेंगे। जहाँ पे फर्स्टली है कैनन ऑफ इक्विटी। यहाँ पे इक्विटी का मीनिंग यही होता है कि यहाँ पे जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक तरह का या उनको एक कोई रिच हो या पुअर हो ऐसे कई लोगों को यहाँ पे एक जैसा सिस्टम यहाँ पे टैक्सेस नहीं लगाएंगे। इसका ये मीनिंग नहीं होता है जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जिसकी जितनी अर्निंग होती है उससे ही यहाँ पे डिपेंड करेगी उसकी टैक्सेशन सिस्टम कितना उसका स्लैब हो। तो यही इक्वली ट्रीटमेंट कहा जाएगा, उसकी जितनी कैपेसिटी है या हम कहें उसकी कितनी अर्निंग है इसको ही नज़र रखते हुए ये इक्विटी ये सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा। अगर किसी पर्सन की इनकम अगर ज़्यादा है तो उसको वही इनकम के लेवल पे उसको टैक्स लगाया जाएगा। अगर किसी पर्सन की इनकम अगर कम है तो उसके हिसाब से उसका इनकम स्लैब कम रखा जाएगा। तो मोस्टली हम देखें तो ये जो इक्विटी है ये इक्विटी किस तरह से इक्वल ट्रीटमेंट करे ये कई इकोनॉमिक्स में यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे हम कहें इक्वली या हम कहें कि एक जो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो अलग अलग उनकी अलग अलग थॉट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। जहाँ पे कैनन्स ऑफ इक्विटी
हमें कई इकोनॉमिस्ट अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए दिखाई देते हैं, बट एडम स्मिथ कहते हैं कि जिस पर्सन का जितना ज़्यादा शोल्डर हो उतना उसकी यहाँ पे जो टैक्सेशन है सिस्टम ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मीनिंग यही होता है, वो पर्सन जितना ज़्यादा कमाएगा उतना उसका ज़्यादा टैक्सेस उसको देना चाहिए। यही कैनन्स ऑफ इक्विटी कहा जाता है। सेकंड कैनन्स कहता है कैनन्स ऑफ कॉन्वीनियंस। ये कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि जहाँ पे ये कैनन्स के एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी पर्सन को अगर टैक्स भरना है तो ये टैक्स का टाइम पीरियड उसको यहाँ पे पता चलना चाहिए, और उसका प्लेस भी ये उससे पता होना चाहिए। यहाँ पे इजीली उसको जो उस टाइम पीरियड के अंदर इजीली वो जाके वो टैक्स यहाँ पे भरे, और उसका टाइम पीरियड ऐसी टाइम पीरियड को दे कि जहाँ पे एक टाइम पीरियड या 1 महीने के लिए या 2 महीने के अंदर उसको टैक्स भरना है गवर्नमेंट के लिए, या हम कहें ऐसे प्लेस को उसके नज़दीक वो प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो अपना जो टैक्सेस है ये इजीली यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए अदा कर पाएगा। अगर ऐसा सिस्टम हो कि वो पर्सन मुंबई में रह रहा है और उसको टैक्सेस यहाँ पे दिल्ली में जाके भरना है, या उसको लगने वाला जो टाइम है और जो प्लेसेस है ये इक्वली ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, जहाँ पे उसको उसका जो प्लेस है और उसका जो टाइम पीरियड है इनमें उसको टैक्सेस भरने के लिए या उसका टैक्स गवर्नमेंट के पास जाने तक इतना टाइम वेस्ट होगा। ये टाइम वेस्ट करने के लिए जो उसको दिया हुआ टाइम पीरियड और प्लेस ये उसके नज़दीक ही, और उसको जिस सफिशिएंट ऐसे टाइम पीरियड को ही यहाँ पे नज़र रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया है। और एक इम्पॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट में जो कन्वीनियंस है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर यह भी कहा जाता है अगर किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्शन अगर लिया है तो वो प्रोडक्शन वो सेल करेगा और उसके बाद उसको मिलने वाला बेनिफिट कितना है इस पे ये टैक्स लगेगा, ना ही उसका प्रोडक्शन लेने से पहले उसको ये टैक्सेस लगाई जाए। तो ये एक इक्वली ट्रीटमेंट या हम कहें कि ये फेयरनेस कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा। तो वो अगर पहले प्रोडक्शन कौन सा लेगा, वो प्रोडक्शन अच्छी अगर उसको फसलें आती है तो वो सेल करेगा, बेचने के बाद उसको जो मुनाफा होगा ये मुनाफा जितना होगा उस पे ही ये टैक्सेस लगाई जाए, तो वो सही टाइम पीरियड के अंदर ये टैक्सेस उस प्लेस में जाके भर सकता है। थर्ड कैनन कहता है कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी यही कहती है कि अगर उसकी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो और उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, अगर उसके टैक्सेस यहाँ पे अगर कलेक्ट करने हैं, इसका अगर कलेक्शन का रेवेन्यू अगर ये कम है या हम कहें उसकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसका रेवेन्यू कम है, तो ये सही तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी नहीं मानी जाएगी। अगर टैक्सेस कलेक्ट करने के जो स्लैब है, मेथड है, इस मेथड को या हम कहें कि उसकी जो टेक्निक यहाँ पे जो यूज़ की जाएगी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा हो, कलेक्शन ज़्यादा हो, उस पर खर्च करने वाला जो एक्सपेंडिचर है ये कम से कम होना चाहिए। या हम कहें उसके जो कलेक्शन जो कॉस्ट है ये कम से कम आना चाहिए, और लोगों को टैक्सेस अगर कम रखे तो लोग यहाँ पे टैक्सेस यहाँ पे अदा करने की भी कोशिश कर पाएंगे। अगर कलेक्शन के यहाँ पे जो चार्जेस ज़्यादा होंगे या हम कहें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, तो लोगों को ज़्यादा टैक्सेस अगर उनकी कम इनकम है और ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो वो लोग हॉनेस्टली यहाँ पे नहीं भर पाएंगे टैक्सेस। और जो अदर वे है, ये अदर वे टैक्सेस नहीं भरने के अदर वे यहाँ पे ढूंढेंगे, और यहाँ पे उस कंट्री की इकोनॉमी यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कैनन्स ऑफ इकोनॉमी हमें यही एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जाएगी, यहाँ पे केयर की जाएगी कि यहाँ पे उस कंट्री की जो इकोनॉमी है इस पर कोई भी तरह का बैड इम्पैक्ट ना हो, और उसकी इनकम सिस्टम को बरकरार रखने की कोशिश ये कैनन ऑफ इकोनॉमी एक्सप्लेन करती है। और जो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है जो एडम स्मिथ ने दिया है, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ पे है कैनन्स ऑफ सर्टिनिटी। सर्टिनिटी यहाँ पे उस ज़रूरत को यहाँ पे कंफर्म किया जाता है जहाँ पे टैक्स मेथड सर्टन किया जाता है, किस तरह से उनको टैक्स यहाँ पे टाइम ऑफ टैक्स कौन से टाइम में देना है। तो इन लोगों को यहाँ पे जो टैक्स देना है उसका टाइम लोगों को मालूम है, या हम कहें जो मेथड है, ये मेथड टैक्स का क्या स्लैब है ये भी उस लोगों को टैक्स पे करने वाले को पता है। थर्ड पॉइंट कहेगा कि अमाउंट ऑफ जो टैक्सेस है ये भी वो टैक्सेस भरने वाले पे करने वाले को पता है, और कौन से जगह पे जाके टैक्सेस भरना है
तो यहाँ पे 4 मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो सर्टेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, कौन से टाइम पीरियड दिया गया है टैक्सेस भरने के लिए, कौन से मेथड के द्वारा यहाँ पे टैक्सेस भरे दिए जाएंगे, थर्ड जो है अमाउंट क्या है टैक्सेस भरने के लिए जो अदा करेगा, और कहाँ जाके यहाँ पे प्लेस जो उसके नज़दीक हो, वो जहाँ पे वो रह रहा है या उसका जो इंडस्ट्री या उसका जो फर्म है जहाँ पे नज़दीक है, यहाँ से उसको सफिशिएंट हो या हम सर्टेनिटी हो कि ऐसे प्लेस पे जाके उसको टैक्सेस भरना है। तो यहाँ पे एक ऐसी अमाउंट अगर फिक्स अगर उसको टैक्सेस के रूप में अगर भरने की देने के लिए हो, तो उसके माइंडसेट भी या हम कहें मेंटालिटी भी उसकी वो फिक्स होती है कि हमें एक टाइम पीरियड के अंदर इतनी इतनी अमाउंट गवर्नमेंट के लिए अदा करनी है। तो इसका एक रिज़ल्ट यहाँ पे जो पॉजिटिवली निकल आएगा, क्योंकि लोगों की अगर मेंटालिटी उसका माइंडसेट अगर होता है कि इतने इतने अमाउंट अगर भरनी है, तो लोग ये अमाउंट टैक्स के रूप में भरने के लिए भी तैयार होते हैं और वो ये अमाउंट एक ऐसे साइड में निकाल के वो एक टाइम पीरियड के अंदर अपना टैक्सेस अदा करने की कोशिश कर पाएंगे। तो ये कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी इस तरह से एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ जो 4 कैनन्स ऑफ द टैक्सेशन देते हुए कहते हैं कि कैनन्स ऑफ इक्विटी, कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस, कैनन्स ऑफ इकोनॉमी और कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी को इस 4 मेथड के साथ किसी भी कंट्री की जो टैक्सेशन सिस्टम है वो किस तरह से होनी चाहिए और किस तरह से उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट करने को हेल्पफुल होती है, यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन किया है। इस तरह से जो एडिशनल यहाँ पे जो कैनन्स लिए गए हैं इसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे एडम स्मिथ यहाँ पे जो 4 यहाँ पे कैनन्स देते हैं उसके बतौर यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स और भी कई 5 यहाँ पे जो कैनन्स है इसे भी ऐड करते हुए दिखाई देते हैं, और ये लिस्ट ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किस तरह से आगे कंटिन्यूसली होती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ये एक्सप्लेन करती है कि किसी भी कंट्री की अगर इनकम जनरेट करना है तो उस कंट्री के अंदर लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री और फर्म यहाँ पे अपनी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बरकरार रखने की कोशिश करना और भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो ये बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी उस कंट्री की इनकम जनरेट करती है, और ये इनकम यहाँ पे उस कंट्री की जो एक्सपेंडिचर है इसको यहाँ पे खर्च करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे सिस्टम यही माना जाएगा जहाँ पे लोगों का जो यहाँ पे जो टैक्स जो स्लैब है ये कम से कम हो। तो यहाँ कहे कि जब लोगों का टैक्स स्लैब कम होगा तो लोगों का यहाँ पे जो टैक्सेस है ये भी कम होना चाहिए। अगर लोगों के इनकम जो अगर ज़्यादा है तो वो टैक्सेस भी अगर थोड़े इंक्रीज़ करेंगे तो और भी बेटर तरीके से यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट हॉनेस्टली यहाँ पे वो टैक्सेस पे करने की कोशिश कर पाएंगे। अगर इनकम अगर कम है और टैक्सेस ज़्यादा है तो ये लोग अदर वे ढूंढेंगे टैक्सेस भरने से बचने के लिए। बट अगर हाई इनकम है और कम यहाँ पे टैक्सेस लगाएंगे तो गवर्नमेंट अपनी जो इनकम है ये और भी इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है, और लोग अगर ज़्यादा इनकम पे कम टैक्सेस अगर लगाने की कोशिश अगर गवर्नमेंट करती है तो लोग भी ऑनेस्टली यहाँ पे टैक्सेस भरने के लिए आगे आने की कोशिश करते हैं। तो इस सिस्टम का जो प्रोडक्टिविटी है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली यही होता है, जहाँ पे कलेक्शन गवर्नमेंट का इनकम बढ़ने का यहाँ पे हेल्पफुल होता है, प्लस में होता है, और फोकस किया जाता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे उस कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है इस पे ना हो, और जो ग्रोथ है इंडस्ट्री और अदर सेक्टर का ये इंक्रीज़ होता हुआ ही दिखाई दे। तो यही कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी हमें यही कहती है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे जो कैनन्स या प्रिंसिपल रूल्स अच्छी तरीके से हो, और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे उसका जो रूल्स यहाँ पे कम करने की कोशिश और भी इजीली हो। जहाँ पे नेशन को अगर ज़रूरत है मैक्सिमम यहाँ पे टैक्सेस कलेक्शन करने की तो और ग्रोथ करने के लिए, तो वहाँ पे वो ज़रूर करे। ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो, वॉर कंडीशन हो, ऐसी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट को इनकम और भी ज़्यादा हो, जहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। और नॉर्मली यहाँ पे जो कंट्री के जो लोग होते हैं ये भी टैक्सेस के बतौर ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर टैक्स भी भरने की कोशिश करते हैं। बट अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो यहाँ पे टैक्सेस कम करने की कोशिश अगर गवर्नमेंट करती है तो और भी लोगों को गवर्नमेंट अच्छी है, और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करती हुई गवर्नमेंट को दिखाई देती है।
कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी हमें यही भी कहती है कि जहाँ पे ज़रूरत होती है उस सेक्टर के अंदर यहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा करे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं हो यहाँ पे इजीली उस जो स्पेंडिंग है ये कम करती है की कोशिश अगर गवर्नमेंट करती है तो उसको रिज़ल्ट भी अच्छा आ सकता है। जहाँ पे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर अगर बढ़ती है तो ये बढ़ने के साथ साथ अगर गवर्नमेंट इसकी फुलफ़िल करने के लिए, ज़रूरत पूरी फुलफ़िल करने के लिए एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, इनमें और भी बेहतर तरीके से अगर सिस्टम को अपना अप्लाई करना है तो यहाँ पे टैक्सेस अगर बढ़ाती है तो लोग भी देखेंगे कि एजुकेशन भी और बेहतर होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी और भी बेहतर होने के लिए ये टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। तो ये कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी ये और भी यहाँ पे और भी एक्सप्लेन अच्छी तरीके से करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यही एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे अपना जो टैक्सेस स्लैब है ये किस तरह से गवर्नमेंट को लोगों पे अप्लाई करना है, ये लोगों तक यहाँ पे और भी इजीली मेथड से लोगों को समझने की कोशिश अगर करे तो ये और भी बेहतर तरीके से समझना होना चाहिए। अगर इजीली अंडरस्टैंड अगर लोग करेंगे तो लोगों को गवर्नमेंट ने किस तरह से टैक्स स्लैब्स रखे हैं या टैक्सेशन किस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ये भी और बेहतर तरीके से समझने के लिए इजीली मेथड से लोगों को ये पूछना इम्पोर्टेंट माना जाता है। जहाँ पे टैक्स स्लैब अगर गवर्नमेंट जो बजट के द्वारा यहाँ पे ऐड करती है और किस तरह से हर साल के लिए क्या टैक्सेस लोगों को, कैटेगरी के लोगों को किस तरह से होंगे, ये भी लोगों तक इजीली पहुंचना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो लोगों को भी यहाँ पे टैक्सेस सिस्टम यहाँ पे समझने में दिक्कत दे सकती है। अगर ये टैक्स स्लैब अगर लोगों को और भी बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन लोगों तक, इंडिविजुअल लोगों तक अगर पहुंच जाती है तो ये और भी गवर्नमेंट को यहाँ पे इजीली होगा लोगों का अपना सिस्टम समझने के लिए। तो अगर हम देखें जो गवर्नमेंट अपना कंफर्ट अगर 100% अगर देती है तो लोग इसको समझने के लिए अगर समझेंगे तो ये मेथड और भी सिंप्लिसिटी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपना जो रूल्स है, अपने मेथड है, इनको सिंप्लिसिटी करे, सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाए तो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और लोग भी इसको गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को यही माना जाता है जो टैक्सेस स्लैब है ये डिफरेंट टाइप के होना चाहिए। एक तरीके से यहाँ पे टैक्स सिस्टम मेथड नहीं होना चाहिए। जो टैक्स स्लैब है इसको ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि एक ही मेथड को यहाँ पे गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है और लोगों को इनमें कोई भी डिफरेंस अगर नहीं दिखाई दे तो ये और भी दिक्कत दे सकती है। तो अगर डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्टली टैक्सेस हो, इनके जो मेथड है ये भी डिफरेंट तरीके से होना चाहिए और उनको जो टैक्सेस स्लैब है ये भी डिफरेंट टाइप के होना चाहिए। अगर मान लें कि अगर टैक्सेस अगर ये प्राइस पे डिपेंड करेंगे तो ज़्यादा प्राइस होंगे तो उस पर ज़्यादा टैक्स होंगे। अगर कोई कमोडिटी की वेट ज़्यादा है तो उस और भी इम्पोर्टेंट मानी जाएगी तो ये टैक्स स्लैब ये वेट पे ही अप्लाई करना इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अगर हम माने कि जो इम्पोर्टेंट या डिफरेंट जो सेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक आइटम के, या हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होंगे इन पे ही यहाँ पे टैक्स स्लैब डिफरेंट होगा तो ये और भी बेहतर तरीके से लोग अप्लाई कर पाएंगे और ये टैक्सेस अदा करने की कोशिश कर पाएंगे। जो कैनन्स ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हैं, जो अलग अलग मेथड के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट माना जाता है जहाँ पे जो टैक्सेस है ये टैक्सेस स्लैब अगर चेंज करना है तो ये मेथड को अगर चेंज करना है तो ये इजीली यहाँ पे चेंज करना हो और इसमें ज़्यादा दिक्कत ना दे। यही कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करती है, जो हमारा लास्ट पॉइंट या लास्ट कैनन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। जहाँ पे अगर कोई टैक्सेस स्लैब अगर चेंज करना है तो इसको ईज़िली हो और इसके लिए कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर इजीली अगर ये चेंज होंगे तो दोनों पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको एग्री किया जाएगा। अगर किसी सेक्टर के अंदर ये टैक्स स्लैब अगर फ्री कर देते हैं या किसी सेक्टर के अंदर ये टैक्स स्लैब और भी इंक्रीज़ करते हैं तो ये इजीली इसका जो रूल्स होंगे ये रूल्स पे यहाँ पे अप्लाई करना इजीली हो, जहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ना दे। एग्जांपल हमारी जो सिस्टम थी यहाँ पे जीएसटी जब आई तब लोगों ने इसे और भी बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्सेशन
जो होगा इसको और भी बेहतर तरीके से और भी इजीली होने की कोशिश जीएसटी को देख के की थी, और इससे और भी बेहतर प्रीवियस जो टैक्स स्लैब्स है इसको और भी बेहतर तरीके से जीएसटी अप्लाई करेगी और लोगों को और भी बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आएगा और डबल टैक्सेस ना हो, यही देख के जीएसटी को अपनाया गया था। जो इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशन यहाँ पे हिस्ट्री में जीएसटी को लेके माना जाता है, जिसे कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे माना जाता है। इस तरह से जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है ये इम्पोर्टेंट रोल हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है या अपनी टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जहाँ पे कलेक्ट करती है ये अप्लाई करने के साथ साथ हर कंट्री की गवर्नमेंट ये कैनन्स को अपनाती है और इसी के साथ साथ अपना मेथड को यहाँ पे अप्लाई करती हुई दिखाई देती है। बट इतना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कैनन्स है ये इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाए। कई कंट्री के साथ साथ हम देखें कि ये जो कैनन्स होते हैं अलग अलग टाइप्स में, या हम कहें अलग अलग उसकी इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख के वो कंट्री गवर्नमेंट अपना अपना जो टैक्सेशन है इसको अप्लाई करती हुई दिखाई देती है, और अपना जो पब्लिक रेवेन्यू है इस सिस्टम को यहाँ पे टैक्सेस के साथ साथ किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसी के साथ अपना एक्सपेंडिचर करती है। जो बेहतर अपनी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना इम्पोर्टेंट मानी जाती है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ को बरकरार और इंक्रीज़ करने के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।